हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज जोन चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है ट्री प्लांटेशन पॉलिसी के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी दिल्ली के कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लेकर आएगी ताकि दिल्ली में जो भी ट्रीज हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। इस तरह से दिल्ली जो है वो देश की पहली स्टेट बन चुकी है जिसने इस तरह की पॉलिसी को पास किया है। हाइलाइट्स क्या है? इस पॉलिसी में कहा गया है कि 80% जो ट्रीज अफेक्टेड हुए हैं डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उसको फिर से ट्रांसप्लांट किया जाएगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि जो भी ट्री को ट्रांसप्लांट किया गया है उसमें से एटलीस्ट 80% ट्री जो है वो सरवाइव कर सके आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। डिटेल्स जान लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्री प्लांटेशन के लिए एक पैनल का गठन किया है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो कंसर्न होगी और वो कांटेक्ट करेंगी इस तरह की एजेंसी से जिसका गठन किया गया है प्लांटेशन के लिए। वैसे अगर बात की जाए दिल्ली में ट्री कवर्स की तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट का एम है कि जो ट्रीज हैं उनको सेव करना और प्रिजर्व करना। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क के कारण जिन ट्रीज को काटा गया है या जो ट्रीज काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं उनके लिए अभी तक जो पॉलिसी ये यहाँ पर इंटेल की गई प्लांटिंग के लिए, इसमें 10 सैपलिंग एज ए कंपनसेटरी एफर्ट। इस पॉलिसी के अंतर्गत कहा गया है कि अगर एक पेड़ को काटा जाता है तो उसके जगह पे 10 से उसी तरह के पेड़ को लगाया जाएगा। इसमें एक डेडिकेटेड ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल का भी फॉर्मेशन किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और जो भी लोकल कमिटीज होंगी उनके द्वारा। इसमें इंक्लूड होगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिटीजन, ताकि वो मॉनिटर कर सके जो भी ट्री को ट्रांसप्लांट किया गया है और सर्टिफाई किया जाएगा कि टास्क जो है वो बिल्कुल ही सही तरह से परफॉर्म की जाए। चैलेंजेस क्या है ट्री प्लांटेशन के लिए? देखिए, प्लांटेशन करना तो इजी है, बट उसके लिए क्या चाहिए? ट्री को कितनी गहराई में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, प्लांटिंग की जा रही है, वो जरूरी है, यानी कि राइट डेप्थ का होना जरूरी है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है ट्री ट्रांसप्लांटेशन के लिए। इसके अलावा प्लांटिंग होल जो होनी चाहिए वो भी 2 से 3 गुना जो है वाइडर होनी चाहिए जो भी उसके रूट हैं उससे। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो सारे सीजन में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए स्प्रिंग सीजन जो है वो बेस्ट सीजन माना जाता है किसी भी ट्रांसप्लांटेशन के लिए ट्री के। इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्री जो है उनकी जो 80 से 95% जो रूट सिस्टम है, मेजर प्रॉब्लम ये है कि 80 से 90% जो ट्री सिस्टम है वो अपना रूट को लॉस कर देते हैं ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। और इस तरह के जो ट्रीज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप उसके ट्रांसप्लांटेशन के बाद उसकी क्या केयर करते हैं, यानी कि पोस्ट केयर जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है इस तरह के प्रोसेस में। अगली न्यूज़ है स्मोक टावर से के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर हामी भर दी है कि वो स्मोक टावर को इंस्टॉल करेगी कनॉट प्लेस में विद इन 10 मंथ। और ये जो स्मोक टावर इन द वर्ल्ड है वो सेकंड स्मोक टावर इन वर्ल्ड होगा जो कि कनॉट प्लेस दिल्ली में इंस्टॉल किया जाएगा। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, ये स्मोक टावर जो है ये वर्ल्ड का दूसरा स्मोक टावर होगा, क्योंकि चाइना ने पहले ही बीजिंग में एक स्मोक टावर इन द वर्ल्ड जो है उसको इंस्टॉल कर लिया है। चाइना का स्मोक टावर है उसमें जो पॉल्यूटेंट एयर होता है वो सक करता है पॉल्यूटेड एयर को फ्रॉम बिलो, यानी बॉटम से उसको सक करता है और क्लीन एयर जो रिलीज करता है वो अपर पार्ट से करता है। लेकिन इंडिया का जो स्मोक टावर है ये पॉल्यूटेड एयर को ऊपर से सक करेगा और क्लीन एयर जो होगा वो उसके बॉटम पार्ट से रिलीज की जाएगी। स्मोक टावर के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली का जो पहला स्मोक टावर है वो लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में आया है। ये 20 फीट लॉन्ग टावर है जिसको फिट किया गया है एग्जॉस्ट फैन के साथ। तो ये एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा, जो भी पॉल्यूटेड एयर होगा उसको सक करेगा और इसमें से
80% जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स होंगे जैसे PM2.5 या PM10, इसको वो रिमूव कर देगा, जो कि दिल्ली के एयर में माना जाता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, PM2.5 और PM10। स्मोक टावर का जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो लार्ज स्केल पे एयर को प्यूरिफाई कर सके। इसको यूजुअली फिट किया जाता है मल्टीपल लेयर ऑफ एयर फिल्टर्स, जो कि क्लीन करती हैं एयर पॉल्यूटेंट को जब एयर उसके थ्रू पास करती है। यानी कि जो फिल्टर है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घर में आरओ लगा हुआ था, उसमें जो फिल्टर रहता है उसका क्या काम होता है, वो आपके वाटर से जो भी हार्मफुल जो भी उसमें एलिमेंट होते हैं उसको वहां से हटाता है। तो उसी तरह से ये एयर पॉल्यूटेंट भी क्या करेगा, जो फिल्टर इसमें लगा हुआ है, ये जो भी एयर उससे पास करेगा उसमें जो भी इम्प्यूरिटी होगी वो उसको रिमूव करने का काम करेगा। स्मोक टावर में जैसे बताया मैंने अभी कि इसमें मल्टीपल लेयर होंगे, फिल्टर होंगे, तो जो एयर इसे पास करेगा वो इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के बाद दोबारा रिसर्कुलेट कर दिया जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसमें एयर को प्यूरिफाई करने के लिए H14 ग्रेड के हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्टेंस फिल्टर का यूज किया गया है, यानी HEPA हेपा। ये फिल्टर जो है 99.99% तक पार्टिकुलेट मैटर्स को क्लीन कर सकते हैं जो भी हवा में मौजूद होंगे इस फिल्टर की मदद से। इसके अलावा इसमें प्री फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन भी मौजूद है। देखिए ये है आपका एयर फिल्टर जिसको लाजपत नगर में इंस्टॉल किया गया है। इसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। ये एक पोल की तरह है, इसमें एक इनलेट है और एक आउटलेट है। यानी कि इनलेट से आपका क्या होगा, आपका जो पॉल्यूटेड एयर होगा उसमें इन करेगा और आउटलेट के थ्रू वो वहां से बाहर निकल जाएगा। और ये देखिए चाइना के बीजिंग में इस तरह का एक टावर पहले ही इंस्टॉल किया जा चुका है। इसके देखिए 4 कलर हैं, ये देख सकते हैं, व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लू है और ये है ऑरेंज लिखा है, बट मेरे ख्याल से ये रेड होना चाहिए। अगली न्यूज रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में है। न्यूज में क्यों है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है रुस्तम 2, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। डिटेल्स जान लेते हैं। रुस्तम 2 ने अचीव किया 8 आवर ऑफ फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ओवर 16,000। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ड्रोन जो है वो अचीव करेगी 18 आवर ऑफ कंटिन्यूड फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 26,000 फीट बाय द एंड ऑफ 2020। इसके अलावा बात की जाए तो ये केपेबल है ऑफ कैरिंग वेरिएड। इसके अलावा बात की जाए तो ये केपेबल है कैरी करने में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पेलोड्स। इसके अलावा सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और अदर सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम को इसमें जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लिंक किया जाएगा ताकि रियल टाइम बेसिस पे जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन उसको ग्राउंड पे प्रोवाइड किया जा सके। DRDO ने रुस्तम 2 को जो डेवलप किया है वो इजरायली हिरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बेसिस पे किया है ताकि मैच किया जा सके इसके स्पेसिफिकेशन को, जिसको ऑलरेडी अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यूज कर रही है। देखिए टेक्निकल अपग्रेडेशन जो है और आर्मिंग ऑफ हिरोन ड्रोन जो है वो अभी निगोशिएटिंग कमेटी लेवल के पास है। इसके अलावा जो हिरोन का अपग्रेड करने की बात कही जा रही है उसमें एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक इसमें इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो टाइम गैप होता है इंफॉर्मेशन को ग्राउंड तक पहुंचाने में उसको रिमूव किया जा सके। और इसके अलावा उसके विंग्स में एक हार्ड पॉइंट को इंस्टॉल किया जा रहा है मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब के लिए। इजरायली ड्रोन प्रोग्राम जो है वो अभी अंडर कवर है, तो इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो अमेरिकन MQ-9B स्काई गार्डियन आर्म फोर्स ड्रोन को वो पिक करेगी इंस्टेड ऑफ सी गार्डियन सर्विलियंस ड्रोन के। MQ-9B जो है वो उसकी जो इंड्योरेंस है वो 40 आवर्स की है। इसके अलावा जो एल्टीट्यूड वो गेन करता है वो 40,000 फीट तक ये जा सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2.5 टन तक इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल इंक्लूड है और लेजर गाइडेड बॉम्ब भी इंक्लूड है। बैकग्राउंड क्या है, देखिए अभी
इंडिया चाइना बॉर्डर पे काफ़ी तनाव देखने के लिए मिल रहा है। जो लद्दाख की टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी जो लद्दाख में है, वहाँ पर तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पीपल लिबरेशन आर्मी जो है वो हमारी टेरिटरी को लद्दाख में कब्जा करना की कोशिश कर रही है। तो जिसके लिए यहाँ पर रुस्तम 2 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किले ने यहाँ पर देखिए अपना एक ड्रोन जो है जिसका नाम है विंग लूम 2 आर्म ड्रोन, उसको अभी पाकिस्तान को भी दिया है ताकि पाकिस्तान जो CPEC कॉरिडोर और ग्वादार पोर्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर रुस्तम 2 प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में। इसको स्टार्ट किया गया था 1989 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कॉल पे। ये हर साल 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। इसमें पीपल और कम्युनिटी जो अराउंड द वर्ल्ड हैं उनको अवेयर किया जाता है ताकि वो जो भी डिजास्टर से जो भी एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करने के लिए और जो अवेयरनेस है इसके अगेंस्ट उसको राइज करें और लोगों को ये बात समझाया जाए इसमें कि जो भी डिजास्टर का रिस्क है उसको उससे कैसे निपटना है। 2015 में 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सेंडाई जापान में। इसमें जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से डिजास्टर जो है वो लोकल लेवल पर काफ़ी उसका गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से ग्रेट अमाउंट ऑफ जो है वो पोटेंशियल लॉस होता है लाइफ का। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है वो सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर भी पड़ता है। डिजास्टर जो है वो देखिए कभी भी पता नहीं होता कि वो कब आने वाला है, तो इससे क्या होता है मिलियंस ऑफ पीपल का लाइफ जो है इससे इफेक्ट होता है एवरी ईयर। डिजास्टर का मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के वजह से जो सिचुएशन है वो मोर देन वर्स हो चुका है और इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर पड़ता है, जिससे कि जो डिजायर्ड आउटकम होता है कंट्रीज का वो अचीव नहीं हो पाता है। इसमें लोकल लेवल पर भी जो है कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है ताकि अगर कोई डिजास्टर आता है तो उससे निपटने के लिए लोग तैयार रहें। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो फोकस करता है पीपल के ऊपर और जो वो एक्शन लेते हैं डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए उसके ऊपर। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल पे जो रिस्क होता है उसको और लार्ज स्केल पर जो डिजास्टर के वजह से जो रिस्क होता है उसको भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। रिस्क जो हो सकते हैं वो मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल हजार्ड भी हो सकता है और इसके अलावा अदर इन्वायरमेंटल या टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हैजार्ड्स और रिस्क भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से यहाँ पर निपटने की बात की जा रही है। आज इतनी ही न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।